हेलो स्टूडेंट। तो हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जय प्रक्रम, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। आगे देखते हैं। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, कुछ कुछ जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो शरीर में पाई जाने वाली अगर सबसे बड़ी ग्रंथि का बात करें तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ये ग्रंथि होती है हमारी कौन सी, यकृत। कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि होती है। और यकृत की अगर हम बात करें तो यकृत किस रस का स्रावन करती है, ये पित्त रस का स्रावन करती है यकृत। और पित्त रस के क्या काम आता है, पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है। तो ये कौन सी आ जाएगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यकृत ग्रंथि हो जाएगी। और ये किस रस का स्रावन करती है, ये पित्त रस का। और पित्त रस किसके पाचन में सहायक है, वसा के पाचन में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो एपिग्लोटिस की अगर हम बात करें तो आप ये बोल सकते हो एपिग्लोटिस एक तरह से क्या है, द्वार है। ये क्या करता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जैसे हमारी जो भोजन है, हम जो भोजन करते हैं, और दूसरी हमारी नलिका कौन सी है, श्वास नलिका। कौन सी नलिका है, श्वास नलिका है। तो भोजन और श्वास नली को क्या करती है, थोड़ा अलग अलग करती है। जैसे अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन को ये क्या करेगी, श्वास नली में जाने से रोकेगी। ठीक है, तो जो भोजन नलिका है और श्वास नलिका है, इन दोनों के ऊपर एक द्वार होता है एपिग्लोटिस। तो ये क्या करती है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, पचित भोजन से पानी व खनिज लवणों का अवशोषण क्या होता है। तो पचित भोजन से पानी और खनिज लवणों की अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं, देखो भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है वो तो कहाँ हो जाता है, क्षुद्रांत में हो जाता है। फिर सिर्फ जल बच जाता है, और जल का जो पाचन होता है वो कहाँ हो जाता है, बृहदांत में हो जाता है। और बृहदांत को ही हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहदांत हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में बृहदांत मिलता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहदांत हो जाएगा। आगे देखते हैं, अचानक किसी क्रिया के होने से मांसपेशियों में क्रैम्प होने का क्या कारण। तो देखिए मांसपेशियों में अगर क्रैम्प होने की अगर हम बात करें तो मांसपेशियों में क्रैम्प का मतलब है मांसपेशियों में खिंचाव वगैरह जो हो जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो मांसपेशियों में अगर खिंचाव की बात करें तो जर्नली हमारे शरीर में जो श्वसन होता है वो कौन सा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है। लेकिन जब हम अधिक परिश्रम करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है कुछ क्षण के लिए ऊर्जा बनाने के लिए। तो उस दौरान क्या होता है, अवायवीय श्वसन में जब खिंचाव के कारण तो कौन सा अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल के साथ और क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। भाई हमारे शरीर में होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं तो ऊर्जा की अधिक की आवश्यकता होती है, तो उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। तो हमारे शरीर में थोड़ी देर के लिए क्या होने लग जाता है, अवायवीय श्वसन हो जाता है, और जिसमें क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही क्या आ जाता है, मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घरोम क्या है और इसका कार्य क्या है। अगर हम दीर्घरोम की बात करें तो सबसे पहली बात आती है दीर्घरोम। तो दीर्घरोम की अगर हम बात करते पाए कहाँ जाते हैं, तो दीर्घरोम सबसे पहली बात ये पाए कहाँ जाते हैं, क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये दीर्घरोम करते क्या है, तो देखो क्षुद्रांत में आपने पढ़ा होगा कि जो भोजन है, भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन ये कहाँ पर हो जाता है, क्षुद्रांत में हो जाता है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, क्षुद्रांत में हो जाता है। तो इस भोजन को कहाँ पहुँचाना होता है, शरीर में। तो उसके लिए हमारी जो क्षुद्रांत में क्या होती है, क्षुद्रांत में उंगली नुमा संरचना होती है। कौन सी, उंगली नुमा संरचना होती है। ये उंगली नुमा संरचना क्या करती है, इस भोजन का क्या करती है, अवशोषण। क्या करती है, भोजन का अवशोषण करती है। और भोजन का अवशोषण कैसे कर देगी, ये क्या बढ़ा देती है, अपना तल क्षेत्र को बढ़ा देगी। भोजन का अवशोषण करने के लिए क्या करेगी, तल क्षेत्र को बढ़ा देगी। और क्या कर लेगी, भोजन का अवशोषण फिर क्या करेगी, रक्त को ये दे देगी। तो वह क्या है, दीर्घरोम क्या है, ये क्षुद्रांत में पाई जाने वाली उंगलीनुमा संरचना है जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, दीर्घरोम कह रहे हैं। कार्य क्या है, ये क्या करती है, भोजन की अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है जो भोजन है वो पाचित भोजन हमारे पूरे शरीर में पहुंच पाता है रक्त के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस व अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करने वाली पेशियों को क्या कहते हैं। तो विभिन्न स्तरों पर अगर हम बात करें कि भोजन पाचित रस अपशिष्ट व गति को नियंत्रित करने वाली पेशियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेशियाँ आती है समवर्णी पेशियाँ। कौन सी पेशियाँ आ जाती हैं, समवर्णी पेशियाँ। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, समवर्णी पेशियाँ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
पादप में रंध्र का कार्य क्या है, रंध्र के खुलने पर बंद होने की क्रियाविधि का चित्र बनाइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, देखो पादप में रंध्र के कार्य की बात करते पहले देखिए पादप में जो रंध्र का कार्य है वो दो कार्य होते हैं पादप में रंध्र का। पादप में रंध्र का पहला तो कार्य है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया। पहला कौन सा कार्य है पादप में रंध्र का? पहला कार्य होता है, यहीं पर लिखते हैं, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया। दूसरा कार्य क्या होता है? O2 CO2, मतलब हम बोल सकते हैं गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। ये दोनों कार्य किसके? पादप के रंध्र के। फिर इसका चित्र पूछा था, तो ये इसका चित्र है। देखिए ये जो वृक्क आकार की संरचनाएं होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? रक्षी कोशिका बोलते थे। ये क्या है? हरित लवक, जो क्लोरोफिल बोल रहे हैं। ये बीच में क्या है? रंध्र है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और O2 CO2 मतलब गैसों का विनिमय हो रहा है। और ये क्या हो गई? हमारी द्वार कोशिकाएं तो हो गई। तो ये इसका क्या है? चित्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कृत्रिम अपोहन के बारे में समझाइए। तो चलिए कृत्रिम अपोहन के बारे में देखते हैं क्या है। कृत्रिम अपोहन है, देखो होता क्या है, अगर हम कृत्रिम अपोहन की बात करते तो इसका संबंध होता है वृक्क से। किससे संबंध होता है? यहाँ पर इसका वृक्क से संबंध होता है। अब वृक्क करता क्या है? वृक्क का कार्य है मूत्र को बनाना। अब देखिए कृत्रिम में अगर वर्ड आ रहे तो इस बात का मतलब क्या है? मूत्र बनने की क्रिया कहीं ना कहीं कृत्रिम तरीके से हो रही है। और कृत्रिम तरीके से क्यों होगी? जब हमारे शरीर में जो वृक्क है उसमें कोई खराबी आ जाए, या फिर हम बोल सकते हैं वृक्क में हमारे में कोई दोष आ जाए, मतलब वृक्क का क्या हो जाए? खराब हो जाए, और वो हमारे मूत्र बनाने की क्रिया को क्या कर दे? बंद कर दे। तो तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कृत्रिम वृक्क की जरूरत पड़ती है। और कृत्रिम वृक्क तो अपोहन क्या हो गया? कृत्रिम अपोहन क्या हो गया कि ये कृत्रिम वृक्क बहुत सी नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक क्या है? युक्ति है। मतलब आप जो मूत्र की क्रिया बन रही है, मूत्र जो बन रहा है उसको हम जो बाहर निकाल रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? अपोहन द्वारा बाहर निकालने को हम क्या बोल रहे हैं? कृत्रिम वृक्क बोल रहे हैं। अब उसमें होता क्या है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, जैसे यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, ये सब क्या है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। कार्य कैसे करता है उसको हम देख लेते हैं। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम वाली अस्थिर वाली नलिकाओं से युक्त होता है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से टंकी में लगी होती है। देखो होता क्या है, ये कुछ इस तरह की नलिकाएं होती है, और ये क्या होती है? टंकी होती है, जिसमें यहाँ पर क्या भरा हुआ रहता है? अपोहन द्रव भरा हुआ रहता है। और इस टंकी के द्रव का परासरण दाब क्या होता है? रुधिर जैसा होता है। इसमें नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते। इनमें से होके क्या होता है? रक्त प्रवाह हो रहा होता है, और इसमें से अपशिष्ट जो पदार्थ है वो निकलता जाता है। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित करते हैं। इन मार्ग में रुधिर के अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपूर्ण वृक्क में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी को पंप कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान ही होता है। सिर्फ कौन सा वृक्क है? कृत्रिम वृक्क है। ये बाह्य क्रिया तो हो क्या रहा है यहाँ पर? ये आर्धपारगम्य झिल्ली है जो कांसर होकर जा रही है, अपूर्ण द्रव में से होकर जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? रुधिर को भेजा जा रहा है, तथा दूसरी तरफ से क्या कर लिया जाता है? रुधिर को निकाल लिया जाता है, और दोबारा रुधिर में क्या कर दिया, सॉरी रोगी में क्या कर दिया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। तो ये क्या है? कृत्रिम वृक्क की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि मूत्र को कृत्रिम तरीके से अलग कर लिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पत्ती पर्ण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए पर्ण के अनुप्रस्थ काट के अगर नामांकित चित्र की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए ये हमारा क्या है? पत्ती का अनुप्रस्थ काट है। इसकी अगर आप बात करोगे तो ये क्या है? मध्य शिरा। ये क्या है? इसका पर्ण पटल हो गया। ये साइड में क्या होती है? शिरा होती है। अच्छा इन शिराओं में क्या होता है? जाइलम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिनकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर पानी और भोजन पहुँच पाता है। अगला देखते हैं। अगला क्या है यहाँ पर? ये क्या है? देखो फ्लोएम जाइलम, ये लिख भी रहा है यहाँ पर। फ्लोएम क्या है? जाइलम है, ये वाला भाग देखिए। तो ये इसके अंदर का अनुप्रस्थ काट का चित्र बना रखा है। ऊपर ऊपर क्या है? हरित लवक है। हरित लवक आप जानते हैं क्लोरोफिल होता है। ये इसमें वायु कोश है। और ये क्या है? द्वार कोशिका। ये इसकी ऊपर की त्वचा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस की बोलते थे त्वचा, एपिडर्मिस की त्वचा बोलते हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर क्या दर्शा रखे हैं? छोटे छोटे यहाँ पर ये क्या है? रंध्र दर्शा रखे, जिनसे क्या होता है कि जो गैस है वो अंदर की ओर जाती है। जो हम अभी रंध्र पढ़ रहे थे वो इसी का है। तो ये क्या है? पत्ती का अनुप्रस्थ काट का चित्र हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में भोजन का पूर्णतः पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? तो आहार नाल में अगर भोजन का पाचन और अवशोषण की बात करें तो वो कहाँ पर होता है? अभी अभी हमने सीखा था कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत में होता है। कहाँ पर होता है? ये क्षुद्रांत में होता है। और क्षुद्रांत में क्या होते हैं? रसांकुर होते हैं।
क्षुद्रांत जो क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित करते हैं। शरीर में सर्वप्रथम भोजन के किस घटक का पाचन होता है, तो अब ये भी अभी अभी हमने सीखा मुख में होता है, और किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है, शरीर में पाचन की अगर हम बात करें तो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगला क्वेश्चन देखते क्या होता है, प्रोटीन व वसा का पाचन के लिए एंजाइम की अगर बात करें तो प्रोटीन का जो पाचन करता है वो कौन सा एंजाइम पाचन करता है, पेप्सिन करता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। अगर वसा की हम बात करें तो वसा का पाचन कौन सा करता है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन करता है। भोजन में लार की भूमिका की अगर हम बात करें तो भोजन में लार की भूमिका क्या है, ये भोजन को क्या बना देती है, लसा बना देती है, जिससे भोजन को जाने में क्या होती है, आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कमी का से क्या हो सकती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब होता है कि रक्त की कमी होता है। इससे होता क्या है, हमें एक तो रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। और होता क्या है यहाँ पर कि इस एनीमिया रोग की वजह से शरीर में क्या हो जाती है, थकान और कमजोरी आदि वगैरह इसमें क्या जाते हैं, रोग हो जाते हैं। तो ये क्या है, एनीमिया रोग इसका मुख्य है। आगे देखते हैं यहाँ पर खाद्य पदार्थ और पाचन के उत्पाद लिखे हुए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट किस में हो जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। आगे देखिए प्रोटीन जो होता है ये टूटकर अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और वसा की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वसा टूटकर बसीय अम्ल में बदल जाता है। वसा किस में बदल जाता है, बसीय अम्ल में। ये प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन एमिनो अम्ल में, वसा बसीय अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज या बोल सकते हैं शर्करा में। आगे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।